नमस्कार, IBC24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस के सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रदेश प्रभारी PL पुनिया भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। बैठक में वैक्सीनेशन से लेकर सभी जिलों में कोरोना के हालात पर चर्चा की गई। PCC चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना से कैसे लड़ें, इस पर चर्चा हुई है। हर जिले की रिपोर्ट ली गई है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में हालात सुधर रहे हैं। ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर की स्थिति सुधरी है। आंध्र प्रदेश को लेकर कहा जाता था कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधा है, लेकिन वहां भी ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ देश के 9 राज्यों को ऑक्सीजन दे रहा है। PCC चीफ ने आरोप लगाया कि देश में कोरोना बढ़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने 70 लाख से भी ज्यादा वैक्सीन के ऑर्डर दिए हैं। लॉकडाउन को लेकर मोहन मरकाम ने कहा कि देश में लॉकडाउन लगाया जाएगा तो छत्तीसगढ़ में संभव है कि इसे बढ़ाया जाए। वहीं शराब की होम डिलीवरी पर बीजेपी के आरोपों पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि देश भर में तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ की सीमा कई राज्यों से लगी हुई है। सभी राज्यों के हालात पर चर्चा की गई। आंध्र प्रदेश से आने वाले नए स्ट्रेन को लेकर भी बात हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से कैसे लड़े, उसके साथ साथ हर जिलों का रिपोर्ट कार्ड लिया गया कि क्या कमियां हैं, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। तो शासन स्तर में उसको नोट किया गया। उन समस्याओं को निराकरण करने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ की सीमा आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ की सीमा आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है। वहाँ का भी जो नया वायरस 440N करके बस्तर में प्रवेश किया गया, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर का और कैसा विस्तार किया जा सकता है, और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कुछ भी संभव होगा छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कांग्रेस के सांसद, विधायकों की मीटिंग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस न सरकार और न पार्टी के तौर पर काम कर रही है। इस कोरोना संक्रमण काल में कांग्रेस फील्ड से पूरी तरह से गायब है। केंद्र द्वारा दिए गए मुफ्त राशन का वितरण नहीं हो रहा है। केंद्र द्वारा मजदूर कल्याण का 1000 करोड़ रुपए अब तक बांटा नहीं गया है। ये सरकार सिर्फ बात कर रही है। राज्य सरकार के पास युवाओं को वैक्सीन लगाने के लिए पैसे नहीं हैं। राज्य सरकार ये साफ करे कि 70 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए 35 लाख वैक्सीन केंद्र भिजवा चुकी है। वे बताएं कि 18 प्लस के 1 करोड़ से भी अधिक लोगों को वैक्सीन लगाने का क्या प्लान है। वहीं शराब की होम डिलीवरी को लेकर कहा कि यदि सरकार शराब घर घर पहुंचा सकती है तो किसानों का धान मंडियों के जरिए घर घर जाकर क्यों नहीं खरीद सकती। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा अपने कार्यकाल में शराब की जगह अमृत पहुंचा रही थी क्या। छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा है। अवैध रूप से शराब आ रहा है। इसे रोकने के लिए सरकार यदि ऑनलाइन शराब बेच रही है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। 70 लाख लोगों को छत्तीसगढ़ में 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगना है। उसमें से 65 लाख वैक्सीन अभी तक केंद्र सरकार उपलब्ध करवा चुकी है। ये सरकार बताए कि जो 1 करोड़ 35 लाख नौजवानों के लिए उनके जीवन की रक्षा करने के लिए 3 करोड़ वैक्सीन चाहिए, उनके लिए इनकी कार्य योजना क्या है। अन्य प्रदेशों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे कोरोना रिकवर हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जो लगातार प्रोपोगंडा, झूठ की राजनीति, फेक की राजनीति सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कर रही है। फर्टिलाइजर की बढ़ती कीमतों पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्रीय कृषि मंत्री और केंद्रीय उर्वरक मंत्रियों को चिट्ठी लिखी है। इनके राज्यों के कृषि मंत्रियों को भी चिट्ठी भेजी गई है। रविंद्र चौबे ने कहा है कि पहली बार खाद की कीमतों में वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, लेकिन खाद की कीमत दोगुनी हो गई। मैंने केंद्रीय कृषि और केंद्रीय उर्वरक मंत्री के साथ देश के अन्य राज्यों के कृषि मंत्रियों को भी पत्र लिखा है कि खाद की कीमतों में कमी के लिए केंद्र को चिट्ठी लिखें। कीमत कम नहीं हुई तो किसानों को नुकसान होगा। पहली बार खाद की कीमतों में इतनी वृद्धि हुई है। मैंने केंद्रीय कृषि मंत्री जी को पत्र दिया है
मैंने केंद्रीय उर्वरक मंत्री जी को पत्र लिखा है और आज ही मैंने सभी प्रदेशों के कृषि मंत्रियों को पत्र लिख करके अनुरोध किया है। आने वाले कृषि उत्पादन के लिए भी प्रभाव करेगा और किसानों के सामने संकट रहेगा, इसलिए लगातार इस बारे में मैं केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहा हूं। दुर्ग जिले में कोरोना की दूसरी लहर ने 1000 से भी ज्यादा लोगों की जान ले लिया और इन मौत के आंकड़ों में और इजाफा हो सकता था, लेकिन भिलाई इस्पात संयंत्र और निजी ऑक्सीजन कंपनियों से मिलने वाले ऑक्सीजन ने मौत की रफ्तार को कम कर दिया। दुर्ग जिले के भिलाई इस्पात संयंत्र प्रैक्स एयर प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों और प्रबंधन के कारण प्रदेश में सरप्लस ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सकी है। अब तक बीएसपी और प्रैक्स के एयर कंपनी ने 25,745 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन किया है। दोनों प्लांट की उत्पादन क्षमता करीब 300 मीट्रिक टन प्रतिदिन है, लेकिन कोरोना के गहराते संकट और ऑक्सीजन की मांग को देखते हुए संयंत्र इससे ज्यादा करीब 360 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन रोज कर रहा है। ऑक्सीजन उत्पादन में लगे कर्मचारी दिन रात भुलाकर अपना योगदान दे रहे हैं, जिन्हें अपने त्याग पर गर्व है। इस्पात संयंत्र से जो हम लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के अलावा कई अन्य प्रदेशों में भी जा रहा है। और साथ ही में हमारे खुद की जो जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल है उसमें हम सिलेंडर में दे रहे हैं और साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम सिलेंडर में ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, मेडिकल ऑक्सीजन। बिलासपुर में लगातार घटते संक्रमण से कोविड नियंत्रण की उम्मीद बढ़ गई है। लगातार 5वें दिन संक्रमितों का आंकड़ा 500 के करीब है, जो 5 दिन पहले 1000 के पार था। हालांकि अभी भी मौत के आंकड़े चिंता का सबब बने हुए हैं। अब तीसरे लॉकडाउन की शुरुआत के साथ ही इसका असर संक्रमण दर पर दिखने लगा है। लगातार संक्रमण के आंकड़े घटते जा रहे हैं। बीते 5 दिनों में इसमें सबसे ज़्यादा कमी आई है। जो आंकड़ा पहले 1000 के पार था वो अब 500 के करीब पहुंच चुका है। हालांकि मामूली कमी को राहत के तौर पर देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का ये भी आकलन है कि आने वाले दिनों में यदि लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हैं तो संक्रमण में कमी आने लगेगी। लोग जागरूक हो गए हैं, भीड़ भाड़ कम करने लगे हैं, इसलिए थोड़ा सा संख्या कम होने लगी हो। तो टेस्ट तो हमारे उतने हो रहे हैं, टेस्ट में कमी नहीं है, टेस्ट में वैसी है। रायगढ़ जिले में टीकाकरण की तैयारी भले ही पूरी हो चुकी हो, लेकिन वैक्सीन की पर्याप्त डोज नहीं मिलने के कारण लोगों को वैक्सीनेशन में दिक्कतें आ रही। जानकर हैरत होगी कि जिले में 45 से अधिक उम्र के सिर्फ 18% लोगों को ही वैक्सीन लग पाया है, जबकि 18 प्लस वालों का आंकड़ा भी बमुश्किल 7000 तक पहुंचा है। वैक्सीन की पर्याप्त डोज नहीं होने की वजह से अधिकांश सेंटरों में कुछ घंटों में ही ताले लग जा रहे हैं और वैक्सीनेशन के लिए आए लोगों को बैरंग लौटना पड़ रहा है। दरअसल राज्य शासन ने वैक्सीनेशन के लिए एपीएल, बीपीएल और अंत्योदय के अलावा फ्रंटलाइन वॉरियर की भी कैटेगरी तय कर दी है। शहर में वैक्सीनेशन के लिए 9 अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं। आवश्यकता के अनुसार वैक्सीन कम मिलने की वजह से सेंटरों में हर दिन का कोटा भी तय कर दिया गया है, लेकिन फिर भी सेंटरों में वैक्सीन के लिए मारामारी की स्थिति है। दिन लग रहा है, एक दिन नहीं लग रहा है, पता करने पे वैक्सीन नहीं आया, तो उनको बीपीएल कोटा कम करना चाहिए। जनरल में जो ये लोग 12% की उसको बढ़ाना चाहिए। एक दिन में 100 ही वैक्सीन लगा रहे हैं यहाँ पे, उससे ज्यादा नहीं लगा रहे हैं लोग। प्रशासन को ये बताना चाहिए। दूसरी बात, कभी एपीएल सिस्टम, बीपीएल सिस्टम कर दे रहे हैं, इसके कारण बहुत लोग परेशान हो जा रहे हैं। वैक्सीन भी खत्म हो जा रही है। वैक्सीन भी खत्म हो जा रही है। दूसरी बात, ये भी नहीं बताया जाए कि किस डेट को कहाँ पे एपीएल सिस्टम है, कहाँ पे बीपीएल सिस्टम। लोग सुबह से लग जा रहे हैं वहाँ पे लाइन में अपने वैक्सीन लगवाने के लिए। तो हमको निर्देश है कि जो पहले लाइन लग जाती है उतने लोगों को उपलब्ध वैक्सीन के आधार पर उनका नाम नोट करके रख लिया जाए और फिर बाकी लोगों को दूसरे दिन आने के लिए बताया जाए। वहाँ पे अननेसेसरी अनावश्यक रूप से वो भी ना परेशान हो। लॉकडाउन के दौरान रायपुर में कई जगह नशे का कारोबार आम दिनों की तरह बदस्तूर जारी है। कालीबाड़ी चौक के पास टीबी अस्पताल के ठीक सामने मैदान में नशे का कारोबार खुलेआम चल रहा है।
मैदान का नज़ारा न दिखे, इसके लिए गेट पर चादर लटका दिया गया है। मैदान में नशा खरीदने के लिए 100 से भी ज़्यादा लोगों की भीड़ होने की सूचना पर पुलिस ने वहां पर रेड मारी और इस दौरान नशा खरीदने आए लोगों समेत इसका कारोबार करने वाले स्थानीय लोग अपने वाहन छोड़कर फरार हो गए। देर रात तक पुलिस युवकों को दौड़ाती रही और बस्ती में कुछ घरों की तलाशी भी ली। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की, सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। लेकिन कमाल की बात यह है कि लॉकडाउन के बीच नशे का कारोबार फल फूल रहा है, यानी कि वो लोग जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं उनके लिए लॉकडाउन वरदान की तरह काम कर रहा है। हालांकि पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई की, लोग भागते नजर आए। पुलिस ने लोगों के घर की तलाशी भी ली, लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये चिंताजनक है, क्योंकि लॉकडाउन में ऐसे तो लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती, लेकिन नशे के कारोबारी किस तरीके से राजधानी में फल फूल रहे हैं। तो युवकों के पीछे पुलिस दौड़ती नजर आई। तो पुलिस की रेड का जायजा लिया हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला ने। लॉकडाउन के बीच कालीवाड़ी चौक के पास खुलेआम नशे का और सट्टे का धंधा चल रहा है। आप देखेंगे ये मैदान है, यहाँ पर गेट में पर्दे की आड़ में अंदर पूरा तमाम जो है काले धंधे चल रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, हमने लगातार इसे उजागर किया है। बड़ी बात यह है कि पुलिस थाने है तो आसपास, उसके बावजूद यहाँ पर लोगों की इतनी हिम्मत है, इस प्रकार का यहाँ गलत काम होता है। देखिए अब जरूर पहुंची है, आपको अंदर दिखाते हैं। गाड़ियों की भीड़ और सवाम आप देख के समझ जाएंगे कि किस प्रकार का गलत काम यहाँ पर होता है। देखिए तमाम यहाँ पर सट्टे की बिक्री होती है, सट्टा यहाँ पर खिलाया जाता है, गांजे की बिक्री होती है। हमने स्टिंग ऑपरेशन से दिखाया भी है। और देखिए अभी हड़कंप मच गया है, लोग अब यहाँ से भाग रहे हैं, पुलिस पहुंची है। तो ये हाल है रायपुर राजधानी में। आप देखेंगे कि खुलेआम नशे का कारोबार चल रहा है। और ये पहली बार नहीं है, हमने जब नशे का अभियान चलाया था उसमें भी दिखाया था कि किस तरीके से यहाँ पर सब गलत काम होते हैं। देखिए किस तरह से बच्चों को छोड़ के भागे हैं ये लोग। खुलेआम यहाँ पर गलत काम चलता है। आपको बता दें, वही जो कुख्यात जो यहाँ का पुराना ड्रग तस्कर है रवि साहू, उसके गुर्गे जो हैं वो लगातार ये काम करते हैं। पुलिस एक बार फिर से पहुंची है, देखते हैं कि क्या पुलिस के हाथ में आता है। लेकिन एक बात तो तय है कि रायपुर में जगह जगह लॉकडाउन के बीच में ये नशे का कारोबार जारी है। देखते हैं कि अभी से आगे क्या कार्रवाई होती है और जो मुख्य आरोपी है वो पकड़ में आता है कि नहीं। कैमरामैन मुकेश के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। बढ़ते आगे, कोरबा के कटघोरा वन मंडल के जड़गा वन परिक्षेत्र में ग्राम सुतर्रा के वन रक्षक के कोरोना संक्रमित हो जाने से वो होम आइसोलेशन में है और ड्यूटी पर नहीं आ रहा है और अभी लॉकडाउन भी लगा हुआ है। इसका फायदा उठाकर यहाँ के ग्रामीणों ने पास के जंगल से 45 नग पेड़ों की अवैध कटाई कर ली। जब इसकी जानकारी ग्राम सुतर्रा वन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष लक्ष्मण डिक्सेना को हुई तो उन्होंने इसकी जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दी, जिसके बाद मौके पर जाकर छापेमार कार्रवाई की गई और पूछताछ में यहाँ के कई घरों में अवैध तरीके से काटी गई लकड़ियां बरामद हुई हैं। वन विभाग के इस कार्रवाई से सुतर्रा के ग्रामीणों में हलचल मच गई और वन विभाग ने लोगों से कहा है कि अपने स्वेच्छा से लकड़ियां दे दे, अन्यथा जांच होने पर लकड़ियां पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद लोगों ने स्वेच्छा से काटी गई लकड़ियों को वन विभाग को सुपुर्द कर दिया। एक आदमी रहा था कि जंगल का कटाई हो रहा है और हम लोगों ने वन विभाग को सूचना दी और वो लोग आकर यहाँ पे जांच की और उनको समझाई दी गई कि जो भी लकड़ी काट कर लाए हैं अपने स्वेच्छा से निकालें और उन्होंने निकाले हैं और कार्रवाई की। जंगल का सर्चिंग किया वन प्रबंधन समिति के सदस्य एवं ग्राम पंचायत सरपंच के साथ। उनके द्वारा ऐलान करने के बाद प्रत्येक घर से जो भी काट के लाया था उनके द्वारा स्वेच्छा से लकड़ी को दिया गया। इनको चेतावनी दिया गया कि इस प्रकार की कोई अवैध कटाई करने पर आपके ऊपर कार्रवाई किया जाएगी।
साल 2016 से रायपुर के गोगांव रेलवे क्रॉसिंग पर निर्माणाधीन अंडरब्रिज 2 दिन की बारिश के बाद और भी खतरनाक हो गया है। अंडरब्रिज के लिए खोदे गए गड्ढे की मिट्टी लगातार बना हुआ है। यहाँ लोगों के लिए चलने के लिए सिर्फ 5 फीट की सड़क बची हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गड्ढा धीरे धीरे सड़क की तरफ बढ़ रहा है। वहीं बारिश के बाद 33,000 KVA के तारों वाला खंबे के भी गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि 2 दिन की लगातार बारिश के बाद भी अभी तक PWD विभाग के अधिकारी ठेकेदार ने मिट्टी के दस्ते को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला ने। PWD विभाग के अधिकारी और उसके ठेकेदार किस तरह लोगों की जान को खतरे में डालकर काम करते हैं, उसका एक ताज़ा उदाहरण आपको दिखा रहे हैं। हम खड़े हैं गोगांव अंडरब्रिज में। वैसे इस ब्रिज को 2016 में शुरू होकर 2017 जून में ख़त्म हो जाना था, लेकिन ये आज तक अधूरा है। और ये खतरनाक क्यों है आपको बता रहे हैं। पिछली 2 दिन के बारिश से आप देखेंगे कि जो खुदाई की गई है अंडरब्रिज के लिए, उसकी मिट्टी लगातार यहाँ से धसक रही है और नीचे बहुत ढेर सारा पानी है, जिसके कारण आसपास की मिट्टी नम होकर लगातार अंदर गिर रही है। और ये बड़ा टुकड़ा आप जो देख रहे हैं, ये आज सुबह गिरा है। और सबसे बड़ी बात, ये सड़क से 5 से 7 फीट की दूरी पर है, जिससे कभी भी यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है। किसी भी समय ये सड़क पूरी की पूरी अंदर गड्ढे में समा सकती है। दूसरा बड़ा खतरा आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह जो टावर के पास की जो मिट्टी है वो 5 से 7 फुट रह गई है, लेकिन इसको लेकर ना तो PWD के अधिकारी और ना स्थानीय जनप्रतिनिधि कोई ध्यान दे रहे हैं। आपको सड़क के दूसरी तरफ लेके दिखाएंगे कि वहाँ पर किस कदर सड़क पतली हो गई है। और ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि हर 8 मिनट में यहाँ पर रेलवे का फाटक बंद होता है और दिन में कम से कम 32 से ज़्यादा बार यहाँ पर फाटक बंद होता है और हज़ारों लोग इस जो है ट्रैफिक जाम में फंसते हैं। आपको दिखाते हैं कि दूसरी तरफ किस तरह खतरनाक स्थिति पैदा हो चुकी है। ब्रिज की खुदाई के कारण गड्ढा बढ़ते हुए आप देखिए सड़क तक आ चुका है। महज 5 फुट गैप आप देखेंगे कि जिस तरफ लोग चढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ जो गड्ढा है। ऐसे में बारिश के कारण लगातार यहाँ पर जो है खतरा बना हुआ है, लेकिन किसी प्रकार का यहाँ सुरक्षा इंतजाम नहीं है। ऊपर से आपको फिर से टावर और अन्य जो गड्ढे हैं उसकी स्थिति दिखा रहे हैं कि किस तरह यह मिट्टी लगातार धसक रही है और किस समय भी यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है। हमने आँख खोलने वाली तस्वीर दिखाई है। देखते हैं कि PWD या जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो इसके लिए क्या उपाय करते हैं ताकि कोई जान माल की हानि ना हो। कैमरामैन मुकेश सर के साथ संदीप शुक्ला, ABC 24 रायपुर। महाराष्ट्र के अमरावती निवासी हनुमान मोहित नाम के व्यक्ति ने आंध्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के 9 पुलिस बैरियर तोड़कर भागने का प्रयास किया। जवान की राइफल से गोली चलने के बाद सिरफिरा इंजरम के पास पकड़ा गया। दरअसल सुबह आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पुलिस के सब इंस्पेक्टर को गाड़ी से ठोकर मारकर हनुमान नाम का व्यक्ति उड़ीसा के मोटू की ओर निकल पड़ा और पुलिस ने मोटू थाने में जानकारी दी, जहां पर पुलिस ने सड़क पर नाकेबंदी करके उस व्यक्ति को, जिसका नाम मोटू था, वो पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड को तोड़कर भागने के लिए उसने प्रयास किया। उसके बाद उड़ीसा पुलिस और दोरनापाल पुलिस का बैरियर तोड़ते हुए लगातार तेज रफ्तार के साथ भागने की कोशिश कर रहा था। और इसी दौरान दोरनापाल थाने और एर्राबोर और इंजराम बैरियर पर बटालियन के जवान पर गाड़ी चढ़ाने का उसने प्रयास किया। जवान के राइफल से अचानक फायर होने से गोली वाहन चला रहे हनुमान के कमर में जा लगी। जवानों ने हनुमान नाम के व्यक्ति को घायल अवस्था में अपने कब्जे में ले लिया और अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। हनुमान मोहित करके आदमी है, ये अमरावती जिला महाराष्ट्र का रहने वाला है। ये सवेरे चिंतूर आंध्र प्रदेश, मोटू उड़ीसा दोनों बॉर्डर को तोड़ते हुए हमारे छत्तीसगढ़ में दोरनापाल चेक पोस्ट को इसने क्रॉस किया, तोड़ा। फंदीगुड़ा में पहले से फोर्स समझ सतर्क थी, रोकने का प्रयास किया, नहीं रुका। इसने गाड़ी चढ़ाने का हमारे जवान पे प्रयास किया। उसी दौरान जवान जो है वो चोटिल हो गया और गिरते समय उसके हथियार से गोली चल गई, जिससे ये व्यक्ति घायल हो गया है। आगे की विवेचना जारी है। आज सुबह गोगांव के केरला तालाब में बोरे में बंद एक लाश मिली थी, जिसके बाद मौके पर गुड़ियारी थाना पुलिस पहुंची थी और मृतक युवक की पहचान बीजेपी ग्रामीण मंडल महामंत्री रवि साहू के पुत्र हरीश साहू के रूप में की गई थी। शव को जब बोरी से निकाला गया तो मृतक के चेहरे और सर पर कई गंभीर जख्म के निशान मिले थे। पुलिस ने मामले को हत्या से जोड़कर पूछताछ शुरू किया और इस दौरान एक किराना व्यवसायी को संदेह के आधार पर हिरासत में लेकर जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो शुरुआती पूछताछ में उसने बताया कि लॉकडाउन के दौरान रात में खुलने वाले गोदाम और थोक दुकानों से मृतक अवैध वसूली किया करता था और दुकान में आकर कई बार पैसों की मांग भी
करता था और सामान उठाकर ले जाता था। इसी बीच सोमवार को भी अवैध वसूली से परेशान कारोबारी महेश्वर प्रताप सिंह की दुकान पहुंचा और वसूली की बात पर विवाद हुआ। इसी बीच में अंदर बुलाकर बीजेपी नेता के बेटे हरीश साहू की पत्थर की पटिया से मारकर हत्या कर दी थी और शव को बोरे में भरकर तालाब में फेंक दिया था। वहीं इस मामले में आरोपी महेश्वर प्रताप सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। दुर्ग जिले के बहुचर्चित अभिषेक मिश्रा हत्याकांड के आरोपी विकास जैन और अजीत सिंह की रिहाई के लिए किमसी जैन अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। वहीं मृतक अभिषेक मिश्रा के माता पिता जिला अदालत के फैसले से खुश तो हैं, लेकिन किमसी जैन को बरी किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट की जाने की तैयारी में है। दुर्ग जिला कोर्ट ने सोमवार को अभिषेक मिश्रा हत्याकांड में सजा का ऐलान किया और जिला कोर्ट ने सोमवार को विकास जैन और उसके चाचा अजीत सिंह को अंतिम सांस तक जेल में रहने का फैसला सुनाया है। वहीं किमसी जैन को संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने बरी कर दिया। बता दें कि 9 नवंबर 2015 में गंगाजली एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष आईपी मिश्रा के बेटे अभिषेक मिश्रा रहस्यमय ढंग से गायब हो गए थे। पुलिस ने जांच के बाद विकास जैन और अजीत सिंह को हिरासत में लिया था। आरोपी की निशानदेही पर अभिषेक मिश्रा का शव अजीत सिंह के गार्डन से जमीन के भीतर से बरामद किया गया था। वो सब डिप्लॉयड प्रूफ थे, सब डिप्लॉयड, एक भी सच्चा सबूत नहीं था। सब पुलिस ने बनाए थे प्रूफ्स, एक भी प्रूफ सच्चा नहीं था। अगर हम सीडीआर के आधार पर इस केस को देखा जाए तो ये केस बहुत ढीला है और इसको वैसे बनाया बहुत कॉम्पैक्ट गया था और इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। करीब 5 सालों से हम इसमें लगे हुए हैं। इस केस में पता नहीं इस केस का दुर्भाग्य कहें या 5.5 साल के अंतराल के बाद माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है, इससे हमें अधूरा न्याय मिला है। किमसी जैन जो कि इस पूरे षड्यंत्र की सूत्रधार थी, उसको बरी कर दिया गया है। प्रकरण में निशांत त्रिपाठी की ओर से था, अभियोजन की सहायता के लिए था। किमसी जैन की दोष मुक्ति के विरुद्ध हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे। भूल कर भी ना हो चूक, इसी सोच के साथ गोयल ग्रुप अपने सामाजिक सरोकार का हमेशा से निर्वहन करता आ रहा है। कोविड गाइडलाइंस के साथ ही श्री बजरंग आयरन ओर माइंस हाहालद्दी कांकेर में कर्मचारियों की नियमित कोविड जांच जारी है। आपको बता दें कि माइंस प्रबंधन कोविड गाइडलाइंस के पालन में पूरी सतर्कता बरत रहा है, इसलिए माइंस के अंदर बिना कोविड जांच के वाहन चालकों का प्रवेश पहले से ही वर्जित कर दिया गया है। हारेगा कोरोना, जीतेंगे हम, इसी सोच और अपने कर्मचारियों की के परवाह के चलते गोयल ग्रुप ने माइंस वर्करों का आज कोविड टेस्ट करवाया। 80 सदस्यों के टेस्ट में एक भी पॉजिटिव नहीं मिला है। कोविड टीम मेंबर शंकर सोनवंशी ने बजरंग माइंस में वाहन चालकों के कोविड टेस्ट की जानकारी दी। हालांकि कोविड टेस्ट में एक भी पॉजिटिव नहीं मिला है। जितने भी माइंस की गाड़ियां हैं, उनके ड्राइवरों का नियमित चेक होता है, जिसमें से पॉजिटिव जो आते हैं उनको कोविड हॉस्पिटल भेजा जाता है। और आपके माइंस में आज जितने भी लेबर हैं, उनका भी आज कोविड-19 का टेस्ट हो रहा है। अभी जितने लोगों का भी हमने किया है, किन्हीं का पॉजिटिव नहीं आया है। हम उनके बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आशा करते हैं कि आपके माइंस में किसी का भी पॉजिटिव ना आए और आपका माइंस का काम अच्छा से चलता रहे। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।